नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक की, वोडाफोन आइडिया। देखिए, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरी जिस पे काफ़ी दिनों से आ रही थी, रिजल्ट आने के बाद क्वेरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज़, आपको बने रहना हमारे साथ। आपको बताऊंगा आप किस हिसाब से इस स्टॉक में पैसा बना सकते हैं। बहुत ही छोटी वीडियो है, आपको बने रहना है। सबसे पहली और आसान चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो हर कोई समझ सकता है। आपको रिजल्ट में पीएनएल देखना चाहिए किसी भी कंपनी का, कंपनी कमा रही है या नहीं। अगर कंपनी गंवा रही है तो आपको पहली चीज़ एक नेगेटिव साइन पहले तौर पे ही मिल जाता है, सबसे पहले ही। अभी आप देखिए, 7,203 करोड़ का नुकसान। पिछले क्वार्टर में 25,000 करोड़ का नुकसान। पिछले साल के इस क्वार्टर में 5,000 करोड़ का नुकसान। 3,000 करोड़ का नुकसान उससे पहले वाले क्वार्टर में। और अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले 6 क्वार्टर से, इससे पहले भी चले जाएंगे तो भी यही हाल मिलेगा। खैर, मैं 6 क्वार्टर की अगर बात करूं तो आप अगर इनका नुकसान जोड़ेंगे तो 50,000 करोड़, ये आंकड़ा लगभग टच हो रहा है। अब आप हमें एक बात बताइए, जो कंपनी 40,000 50,000 करोड़ का लॉस ले रही है, उसमें आप क्या भविष्य देखते हो? आप बताइएगा, नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात आगे की अगर हम करना चाहें, आइडिया, वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पे हम हैं। आगे की बात मैं क्या करना चाहता हूँ, वेस्टेड इंटरेस्ट वाली। अब ये क्या चीज़ होती है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा, मान लेते हैं x रुपए पे खरीद लिया, तो आप उस स्टॉक से लगाव जोड़ लेते हो, ये मेरा प्यारा स्टॉक है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर कोई स्टॉक 100 से 90 हो गया, तो ये जो आपका 10 रुपये चला गया, वो इस स्टॉक ने नहीं लिया है, वो आपसे ट्रेडर्स ने लिया है। किसने लिया है? ट्रेडर्स ने लिया है। ये स्टॉक की गलती हो या ना हो, ट्रेडर्स ने आपसे वो पैसा ले लिया। अब ये जो 90 रुपए है, यही वैल्यू आपके स्टॉक के पास बची है, वो उस वैल्यू पे एक्ट करेगा। यकीन मानिए, 100 से 90 होने में 10% का नुकसान है, लेकिन 90 से 100 जाने में आपको 10% से ज़्यादा का फ़ायदा लेना पड़ेगा। और ये क्यों लेना पड़ेगा, आपको समझना होगा। 11% से भी ज़्यादा का फ़ायदा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि वैल्यू अब कम हो चुकी है। रही बात वेस्टेड इंटरेस्ट की, जो मैं कर रहा था, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप कोई स्टॉक लेते हो, उससे लगा हो जाता है, उस स्टॉक को आप छोड़ना नहीं चाहते। आप सोचते हो रिकवरी होगी तो इसी से होगी। समझ रहे हैं? स्टॉक अगर गिरा है तो यही रिकवर करे। ये सिर्फ गुड क्वालिटी स्टॉक्स में हो सकता है। बाकी आप चले जाइए, मंथली कैंडल लगा लीजिए, वोडाफोन आइडिया ने क्या किया है, कैसे पैसा तहस नहस किया है, आपको पता चल जाएगा। अभी नॉर्मल स्टेटस की बात करें, आप लोगों की क्वेरी जिसके लिए आई है उसकी मैं बात करना चाहूँगा। देखो, मैं आपको रिजल्ट में जो चीज़ें बताना था मैंने बता दिया। सपोर्ट आप देखेंगे 8 रुपये पे भयंकर सपोर्ट है, ये टेक्निकल सपोर्ट है। ठीक है, फंडामेंटल कोई बुरी न्यूज आ जाएगी, सपोर्ट की ऐसी तैसी खुद ही हो जाएगी। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों से इन्फॉर्मल होता हूँ, आप लोगों को रियलिटी बताना चाहता हूँ इस बाज़ार की। आपको फंसाया जाता है सस्ते के चक्कर में, और यकीन मानिए, जो कंपनी लॉस करती है उसका स्टॉक 1 रुपये में बिके तो भी वो सस्ता नहीं होता है। मानिएगा इस चीज़ को, मान लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अभी कुछ और डेटा मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपसे बात कहता हूँ। पहली चीज़, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 25,000 करोड़ रुपए ये उठाना चाहते हैं बाजार से, वो 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और सब पॉजिटिव साइड इनको मिल रही है, यानी कि जो भी इनके बड़े मैनेजमेंट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिल रहा है। अब मैनेजमेंट कभी ये कहेगा आके हमको नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा है या कोई हमको भाव ही नहीं दे रहा है? मैनेजमेंट हमेशा पॉजिटिव बातें करना चाहता है, आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि उनको दोनों जगह से मार पड़ेगी। पहली चीज़, उनके मेन जो यूज़र बेस है वहाँ भी दिक्कतें आ सकती हैं, स्टॉक प्राइस के मोमेंटम में भी दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज़, अभी प्राइस हाइक की बात चल रही है, आइडिया उसमें सबसे आगे हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास एकदम है ना कि फंडिंग बची ही नहीं है, इनको सबसे आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ़ इनको काफ़ी ज़्यादा है। आप समझिए, जियो को सबसे ज़्यादा कम तकलीफ़ है, उसके बाद एयरटेल को, उसके बाद आइडिया को। यानी कि अगर आप ज़्यादा तकलीफ देखेंगे तो आइडिया को। अब शुरुआत एयरटेल क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि ये बीच में है। अब जियो या तो अपनी दादागिरी दिखा के करे भैया हम पैसा बढ़ाने जा रहे हैं, या फिर आइडिया अपनी मजबूरी में आके करे भैया हम काम ही नहीं कर पाएंगे जब तक हम पैसा ना बढ़ा लें। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक, अब मैंने आपको जो चीज़ समझाई आपको समझ में आ गई होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे आते हैं, आरपू पे। अब ये क्या होता है, देखिए, ये लाइफ लाइन है किसी भी टेलीकॉम कंपनी की। वोडाफोन आइडिया का आरपू कितना है? 119 रुपये। कितना कम है अगर आप एयरटेल से कंपेयर करेंगे, 162। जियो का भी 145 आ चुका है, 150 समझिए उसको। अब
एयरटेल और जियो 150 के ऊपर खेल रहे हैं समझ लीजिए एक तरीके से, और ये अभी 120 पे अटके हैं। और ये आप ऐसा मत समझिएगा ये टोटल इनकी इनकम है, मैं एक यूज़र की इनकम बता रहा हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि वोडाफोन आइडिया के पास कस्टमर कम है इसलिए जो है यहाँ पर तकलीफ जो है वो बड़ी है। नहीं भैया, यहाँ पर एक यूज़र से आप कितना पैसा ऐंठ पा रहे हो, कमा पा रहे हो, जो भी आप समझना चाहो यार, समझा करो बात को। 119 रुपये एक कस्टमर से कमा पा रहे हैं। एयरटेल 160 रुपये, 162 रुपये कमा रहा है। जियो 145 रुपये कमा रहा है। आप खुद सोचिए कि किसकी सर्विस को लोग ज़्यादा प्रीमियम देने को तैयार हैं। समझिए अभी एयरटेल मैं पर्सनली ये मेरा फेवरेट है, और जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ वहाँ पर मुझे एयरटेल से बेटर सर्विसेज कोई नहीं देता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करना है या आगे निकलना है तो अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। किसको? सर्विसेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। फालतू की ड्रामेबाजी करके कोई काम नहीं होगा। नाम बदलो या गुमनाम बदलो, जो मर्जी कर डालो, कुछ नहीं होगा। अब मैं एक चीज़ समझ पा रहा हूँ, काफ़ी लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी, बहुत तकलीफ़ आप लोगों को पड़ रही होगी। यार मैं इतना उल्टा क्यों बोल रहा हूँ आपसे। अब सीधी सीधी बात करता हूँ यार, पैसा कैसे बनता है? एक इन्वेस्टिंग ग्रेड का स्टॉक है? नहीं है। एकदम रद्दी कैटेगरी का स्टॉक है? नहीं। इसको हम रद्दी भी नहीं बोल सकते क्योंकि एक लाइफ लाइन में आता है, भारत की लाइफ लाइन में जुड़ा हुआ है, यानी कि सरकार की भी इस पर नज़र लगातार रहती है, यानी कि इस स्टॉक को डायरेक्टली बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। काफ़ी चीज़ें इनके फेवर में आ सकती हैं, ये एक फेवरेबल पॉइंट है इनके लिए। लेकिन जो ये लॉस ले रहे हैं इसको तो इनको खुद रिकवरी दिखानी होगी। लॉस को प्रॉफिट में जिस दिन कन्वर्ट करेंगे एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड आ सकता है इस स्टॉक में, लेकिन उसके लिए बहुत लंबी खेती करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी फसल उगानी पड़ेगी। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। 8 रुपये के सपोर्ट पे क्या आप बाई कर सकते हो? जी हाँ, टेक्निकल टर्म्स पे अगर आप 8 रुपये पे सपोर्ट लेकर 7 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करना चाहते हो, करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग मैंने आपसे कहा ना, इन्वेस्टिंग ग्रेड का स्टॉक है नहीं, तो आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हो क्या? हाँ बना सकते हो। लेकिन आप एक बात सोचिए कि अगर आप 13 पे घुसकर या 10 पे, 11 पे, 12 पे, 13 पे घुसकर और 8 तक इंतज़ार कर रहे हो तो तकलीफ़ आपको इस बाज़ार में हर जगह मिलने वाली है। याद रखिएगा, ये जो एटीट्यूड लेकर बाज़ार में आता है वो गंवाता बहुत है। ठीक है, उसको बहुत गंवाना पड़ता है। क्यों गंवाना पड़ता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आपसे मीडिया वाले कभी कहेंगे ही नहीं कि स्टॉक बेचो, ना यहाँ कहेंगे, ना यहाँ कहेंगे, ना यहाँ कहेंगे। जब सपोर्ट आएगा तब कह देंगे हाँ भैया बेच दो, बुरी न्यूज आ रही है, जबकि आपको ये साफ साफ दिखेगा यहाँ पर बढ़िया सपोर्ट मौजूद है। अब ये जो सपोर्ट होता है या कोई जादुई आंकड़ा है क्या? जी नहीं, सपोर्ट सबको पता होता है कि कौन से स्टॉक पे कहाँ सपोर्ट है, इसलिए आप उसको भी बहुत ज़्यादा तगड़े से ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको बिहाइंड, मतलब होता है ना कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, मतलब पीछे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, कंपनी आपको किस तरीके के रिजल्ट दे रही है, कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। देखो अगर ये फंड रेज कर लिए, ठीक है, फंड रेजिंग हो गई, अपने आप को प्रॉफिटेबल आगे चल के मान लेते हैं, बना लेते हैं, 2 3 5 साल जो भी साल लगे यार। अब इस चीज़ में मैं आपको कोई फालतू की कहानी नहीं गढ़ना चाहता जैसे और लोग गढ़ते हैं। आपको ये सारी बातें ना एक अलग तरीके से समझनी होंगी जो मैं समझाना चाहता हूँ। मैं किसी भी स्टॉक के खिलाफ नहीं होना चाहता, ना किसी, मतलब आप ही में से मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ा हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, रियलिटी बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया लॉस मेकिंग कंपनियों में आप इन्वेस्टिंग क्यों करोगे। अगर आप टारगेट पूछते हो तो टारगेट टेक्निकल बेसिस पे होता है। एफेंडो में भी ये स्टॉक जादूगरी अपनी दिखाता रहता है। किसी दिन 20% भाग गया, आप सोचोगे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, देखो पॉजिटिव न्यूज़ से ही भागा, लेकिन ये जो 20% भागा वो 2% 3% भागता अगर ये एफेंडो का स्टॉक ना होता। ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी? जब इस बाजार में बुढ़े हो जाओगे तब। अब बुढ़ा मैं किसी 60 साल वाले बंदे को नहीं बोल रहा हूँ, वो अभी भी हो सकता है जवान हो इस बाजार में। जवान मतलब क्या? अभी नया नया आया हो, चीज़ों को सीख रहा हो। आपकी उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा इसको भी, कि आप बाज़ार में 10 साल बिता दिए फिर भी आपको ऐसा फील आए कि हाँ भैया मैं बहुत समझदार हो गया। जी नहीं, कोई बंदा 6 महीने पुराना भी होगा, हो सकता है वो आपसे बेटर ट्रेडिंग स्किल्स जान गया हो, क्योंकि वो रियलिटी पे फोकस करता था और आप सिर्फ हवा हवाई बातों पर जो मीडिया वाले आपको बताते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। इस कड़वी सच्चाई से आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। अगर आप ऐसी सीख चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी आपको चाटुकारिता पसंद है, हवा हवाई बातें पसंद है, तो आप मीडिया चैनल्स देखते रहिए। और यूट्यूब पे भी काफ़ी खास अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको बड़े बड़े टारगेट देंगे, 10 के, 11 के, 12 के। यस बैंक में वो तो बड़े बड़े टारगेट देते थे हर जगह। मतलब कोई भी एक अच्छा स्टॉक पकड़ लीजिए, वहाँ पर इतनी वीडियोज़ नहीं होंगी जितनी एक फंसाने वाले स्टॉक्स में होंगी। और ये रियलिटी है,
अब इस चीज़ में बहती गंगा में कोई भी हाथ धोना चाहता है, मेरे लिए भी वही चीज़ सबसे आसान होती, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, बहुत पेशेंस है आप में, यकीन मानिए बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको वेट करना है, 8 रुपये के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करे रहिए अपनी पोजीशन, ठीक है, होल्ड करके रखिए। अब इससे वर्स्ट मतलब होगा ना कि आप ये सोचते होंगे कि इससे बुरा क्या होगा, तो चलो यार उस चीज़ के साथ आप रिस्क ले सकते हो। अगर आप ये समझते हो कि इससे बुरा क्या हो जाएगा, तो आप बिल्कुल रिस्क लो, फंड रेजिंग के बाद एक अपटेक आ सकता है। बाकी मैं आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या फिर अपनी सद्बुद्धि से अपना फैसला लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। कड़वी सच्चाई सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।